आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स चैप्टर 6 एनसीईआरटी बुक से। तो आज हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले भी अपनी प्रीसीडिंग क्लासेस में पढ़ा हुआ है, यानी इससे पहले हमने 9th क्लास 8th क्लास में ट्रायंगल के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक, जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, तो यहाँ आज हमारा जो टॉपिक होगा वो सिमिलैरिटी होगा बेसिकली। पर मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ ट्रायंगल्स की, बेसिक पॉइंट्स ट्रायंगल से रिलेटेड। तो सबसे पहले ट्रायंगल है क्या, उससे बात करते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल का मतलब क्या है? तो देखिए, जो ट्रायंगल है ये बेसिकली एक पॉलीगन है जो कितनी साइड से बना होता है, 3 साइड से। पॉलीगन का मतलब होता है एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है और उसे सिंपल भी होना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये पॉलीगन की डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूँ उसके साथ कि पॉलीगन का मतलब क्या है। पॉलीगन का मतलब है कि एक क्लोज्ड फिगर जो आपका सिंपल हो और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना। पॉलीगन का मतलब क्या है? एक क्लोज्ड फिगर जो सिंपल हो और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हो। सिंपल होने का मतलब है जो खुद को इंटरसेक्ट नहीं करता है। सपोज आपका ये एक पॉलीगन है, लेकिन ये आपका एक पॉलीगन नहीं है, हालांकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन से, अलग अलग स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है। बस फर्क इतना है कि उस केस में आपका ये क्या कर जा रहा है, खुद को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन्स, और पहले वाले केस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं सिंपल क्लोज फिगर, और इसी को हम कहते हैं पॉलीगन। ठीक, अब वापस आता हूँ ट्रायंगल के केस में। तो ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगन है जो क्या है, 3 साइड से मिलकर बना। तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो ट्रायंगल का मतलब है सबसे छोटा पॉलीगन। सबसे छोटा पॉलीगन क्यों? क्योंकि देखिए, अगर साइड्स की मदद से, यानी स्ट्रेट लाइंस की मदद से कोई क्लोज फिगर अगर हमें बनाना हो, तो एटलीस्ट हमारे पास 3 साइड्स होनी चाहिए। अगर 3 साइड्स हैं तो इसका मतलब ये क्या है, एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल की बेसिक चीज पर आए। ठीक है, तो इसे मान लिया ए, बी और ये सी। तो ट्रायंगल में जो साइड्स होती हैं, आपको पहले से बता दिया गया है, साइड्स का कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ऐसी वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब बिल्कुल उसके कोने, कोने का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ए, बी और सी, ये वर्टिसेस भी कितने होते हैं, इसमें 3 होते हैं। और तीसरा केस रहा एंगल्स, तो एंगल्स भी इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे अगर मैं साइड्स की बात करूँगा आपको, तो साइड्स कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ए बी लिखा, ए बी का मतलब साइड है फ्रॉम ए टू बी। ऐसी दूसरी साइड कौन होगी, बी सी। ऐसी तीसरी साइड कौन होगी आपका, ए सी या सी ए। और ऐसे आप यहाँ पे बी ए या ए बी कह सकते हैं, ऐसे सी बी और बी सी, और ऐसे सी ए और ए सी। ठीक, तो साइड्स को ऐसे डिनोट करेंगे। और वर्टिसेस के केस में कुछ खास है कि वर्टेक्स का मतलब है सिर्फ एक पॉइंट। तो एक पॉइंट कौन इंडिकेट कर रहा है, ए इंडिकेट कर रहा है, तो हमने एक पॉइंट को ए, दूसरा वर्टिसेस हमारा बी, तीसरा वर्टिसेस हमारा सी। ठीक, और तीसरा केस है एंगल्स का। एंगल्स के केस में देखिए, अगर मैं सिंपली अगर एक ट्रायंगल बना हुआ आपके पास, तो आप इसे कह सकते हैं एंगल ए कॉमा एंगल बी और कॉमा एंगल सी, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप अगर 3 लेटर से इसको डिनोट करना चाहते हैं, जैसे सपोज करो एंगल ए को कैसे डिनोट कर सकते हैं, एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ए हमेशा आपका बीच में आया। क्यों? क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एंगल ए की बात कर रहा हूँ। तो एंगल ए अगर डिनोट किसे करना है, एंगल ए को करना है, तो हमेशा वो लेटर कहाँ आएगा, बीच में आएगा। आपने जैसे कि चेक किया। ठीक, ऐसे अगर मैं बी को दिखाना चाहूँ, एंगल बी को दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, एंगल ए बी और सी। और दूसरा केस क्या होगा इसे डिनोट करने का, एंगल सी बी और ए। ठीक, ऐसे तीसरे के लिए आ जाइए, ए सी बी, और दूसरे केस में दूसरे केस में ए नहीं आएगा, आप इसे बी सी और ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये
एंगल्स को डिनोट करने के तरीके हैं। ये एंगल ए कोई ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये तीनों तरीके एंगल ए को डिनोट करने के, ये तीनों तरीके एंगल बी को डिनोट करने के, ये तीनों तरीके एंगल सी को डिनोट करने के। ठीक, यहाँ पे ये जो एंगल डिनोट करने के तरीके पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि आपको अभी सिमिलैरिटी पर जब बात होगी तो ये एंगल्स का बड़ा रोल है वहाँ पे, ये नेमिंग की बड़ी भूमिका है। ठीक, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो साइड्स, वर्टिसेस और एंगल्स के बारे में आपसे बात हो गई है कि कितनी साइड्स होती है, कितनी वर्टिसेस होती है और कितने एंगल्स होते हैं। ये तो आपका बेसिक टर्म्स थे ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपका जो टॉपिक है हमारा, उससे पहले थोड़ा सा बात कर रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी मैं दोनों को कंपेयर करके ले चल रहा हूँ, तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ट्रायंगल में आपका दो चीज़ें आती है, एक आती है आपका सिमिलैरिटी और एक आती है आपका कॉन्ग्रुएंस। तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है? सिमिलैरिटी का मतलब है कि सेम शेप होना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये किस पे बेस्ड है? शेप पर बेस्ड है। अगर शेप सेम है, अगर शेप सेम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक, तो शेप अगर सेम है तो इसका मतलब सिमिलर है। अगर आपका शेप और साइज, शेप एंड साइज, अगर शेप एंड साइज सेम है तो कॉन्ग्रुएंस है। ठीक, तो सपोज करो मैं थोड़ा सा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में फर्क थोड़ा फिगर की मदद से बताने की कोशिश करता हूँ। एक ये सर्कल है, एक और सर्कल है सामने, तो आपको डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है दोनों सर्कल में? एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल, लेकिन है दोनों क्या? सर्कल ही है, यानी शेप दोनों का क्या है? सेम है। अगर शेप सेम है तो ये दोनों फिगर क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनका साइज भी इक्वल होना चाहिए। सपोज करो अगर मैं सर्कल्स की ही बात करता हूँ तो एक सर्कल ये और एक सर्कल ये लगभग इक्वल हैं, ऐसा मान के चलेंगे। तो दोनों अगर इक्वल है तो इसका मतलब दोनों जो सर्कल आपको दिखाए गए हैं ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक, तो अगर कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब वो सिमिलर होगा ही होगा, तय है। लेकिन कोई सिमिलर है तो इसका मतलब नहीं, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा। आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, शेप का मतलब राउंड था यानी सर्कल था, तो पहले में भी सर्कल है और दूसरे में भी सर्कल है। लेकिन इन केस ऑफ साइज, साइज के केस में क्या हो रहा है कि पहले वाले में आपका जो साइज है वो बराबर है दूसरे की, लेकिन यहाँ पहला साइज छोटा है, दूसरा साइज बड़ा है, तो साइज में डिफरेंस आ रहा है लेकिन शेप सेम है, तो ये सिमिलर हो गए। यहाँ शेप एंड साइज बोथ सेम, तो ये आपको क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, तो ये डिफरेंस था कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पर। मैं कॉन्ग्रुएंसी पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा क्योंकि हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो आपका टॉपिक है सिमिलैरिटी। ठीक, दूसरा, सपोज करो एक स्क्वायर है और एक आपका रेक्टेंगल है, तो यहाँ शेप अलग अलग होगा। देखिए, एक स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या चार की चार साइड्स इक्वल है, बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ आमने सामने की साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपका दोनों के दोनों क्या नहीं हुए? सिमिलर नहीं हुए। और सेम केस अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तो कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ही। ठीक, क्यों कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो रहा है? कि आपका ये और ये एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए, यानी कि इस तरह की कहानी है। अगर मैं कहता हूँ कि आपका दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसा, पहली चीज ये है, तो दूसरी चीज भी जस्ट अगर मैं इसके ऊपर रखूँ तो जगह ही ना बचे एक्स्ट्रा, यानी बिल्कुल आपका इसके ऊपर थोड़ा सा भी चेंजेस ना आए। आप समझ गए होंगे शेप एंड साइज दोनों इक्वल होने से। ठीक, तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी आप समझ चुके हैं। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो कॉन्ग्रुएंसी को हमने प्रूव करे थे, 5 तरीके थे हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के। ठीक, अब देखो शेप और साइज हर बार इक्वल दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। मैं थ्योरेटिकली नहीं कह सकता कि ये दोनों का शेप और साइज इक्वल होगा, तो हमने मैथमेटिकली उनको प्रूव करना पड़ता है। और मैथमेटिकल वे सिर्फ और सिर्फ 5 तरीके थे हमारे पास, अगर आपने ख्याल किया तो साइड साइड साइड, दूसरा था आपका साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, फिर एंगल एंगल साइड, और लास्ट था RHS। ठीक, तो साइड 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 का मतलब हुआ करता था
कि दो ट्रायंगल के केस में करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई, तो ये जो है दोनों ट्रायंगल क्या होते थे, सिमिलर होते थे। तो हम सिर्फ फोकस किस पर करते थे, साइड्स पर करते थे। लेकिन आज बात करनी है साइड एंगल साइड के केस में क्या था, दो साइड्स होनी थी। देखो साइड एंगल साइड की बात है, यानी साइड, पहली साइड अगर ये है तो यहाँ की पहली साइड ये है, ठीक। दूसरी साइड अगर ये है तो यहाँ की दूसरी साइड ये है, लेकिन एंगल जो है इनके बीच में ही होना पड़ेगा। अगर आपका एंगल यहाँ कहीं होता तो ये साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी नहीं लग पाती। ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, ठीक। तो इसी तरह से एंगल साइड एंगल और RHS को हम सीख सकते हैं। इस पर अब ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, अब बात कर रहा हूँ सिमिलैरिटी पर। सिमिलर फिगर क्या होता है उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया कि सिमिलर फिगर होने के लिए क्या है, शेप सेम होना चाहिए। शेप सेम होने का मतलब है कि अगर कोई आपका स्क्वायर है, एक छोटा स्क्वायर है और एक बड़ा स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक। तो अभी आपको एक स्टेटमेंट, एक लाइन बोली थी कि हमेशा जो कॉन्ग्रेंट फिगर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर का कॉन्ग्रेंट होना हमेशा जरूरी नहीं है, क्या पता किसी स्थिति में हो भी सकते हैं। तो मैंने इस तरह की ये आपका शेप बना दी है, ठीक है। तो ये क्या है, सिमिलर फिगर्स। तो अगर मैं एक दो स्टेटमेंट आपसे बोलूं, जैसे बोल दिया कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट, तो आप इसमें शायद डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस चीज को। आप आसानी से बता सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऐसी ऑल सर्कल्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट, तो आप फिर से कहेंगे कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर बिकॉज दे हैव सेम शेप, ठीक। तो इस तरह की कहानी। अगर मैं फिर से एक और स्टेटमेंट को, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो आप लोग ये भी समझ जाएंगे कि ये सिमिलर होते हैं क्योंकि उनके पास शेप सेम होता है। ऑल ट्रायंगल्स नहीं कहा, ध्यान देंगे, ऑल ट्रायंगल्स नहीं कहा मैंने सिर्फ कहा कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स तो कुछ भी हो सकता है ना, एक ट्रायंगल ऐसा है, एक ट्रायंगल क्या बता बिल्कुल इक्विलेटरल इस तरह का, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है क्योंकि इनका शेप भी थोड़ा सा चेंजेस आ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तीन साइड इसके पास है, तीन साइड इसके पास है, इसका मतलब ये आपका क्या नहीं है, सिमिलर होना जरूरी नहीं है इसका, ठीक है। तो समझ चुके होंगे, सिमिलरिटी में आप आसानी से इस चीज को सीख चुके हैं शायद। अब बात करते हैं आपका 6.1 में। मैंने कुछ पॉइंट्स तो आपको बता दिए हैं 6.1 में क्या क्या चीजें हैं, वो कुछ टर्म्स ऐसे ही बता दिए ओरल। दूसरा 6.1 में आपने पढ़ना है कि सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन। मैंने शुरू में आपसे कहा था पॉलीगन क्या होता है, स्टेटमेंट बता दिया मैंने पॉलीगन का, तो पॉलीगन की बात फिर करना है, ठीक है। तो पॉलीगन क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन से आप क्या समझते हैं। अगर पॉलीगन का मतलब है कि जिसके पास 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हैं, हम उसको पॉलीगन कहते हैं नॉर्मली, ठीक। अगर आपसे बात करूं कि पहली चीज ट्रायंगल हम इसे कहते हैं जिसके पास 3 साइड है, ठीक। अगर 4 साइड है तो क्वाड्रेटल में आ जाएगा, 5 साइड है, ऐसी इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन सब की ये सारी की सारी किसकी कैटेगरीज हैं, ये आपका पॉलीगन की कैटेगरीज है। पॉलीगन का मतलब है अ क्लोज्ड फिगर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक। समझ गए होंगे, क्लोज फिगर होना चाहिए और किसकी मदद से बना होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन की मदद से होना चाहिए, ठीक। और एक और चीज है उसमें कि आपका वो खुद को कट नहीं करना चाहिए कहीं पर, तो पॉलीगन नहीं होता है। तो पॉलीगन का सिमिलर होना हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सुनिए। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, इसका मतलब ये 90 था तो ये भी 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 था, ये 90 था तो ये भी 90 है। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। पहली कंडीशन बन गई है कि करस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल। दूसरी कंडीशन देखिए, सपोज करो ये 8 है तो ये 4 है सपोज, तो हर जगह क्या होगा, देखो ये 8 होगा, हर जगह ये 4 होगा, हर जगह ये 8, हर जगह ये 4, हर जगह ये 8, हर जगह ये 4। तो आप चेक करेंगे इनका रेशियो 8 और 2 कट करके तो 2:1 आ रहा है, यहाँ भी 2:1 आ रहा है, यहाँ भी 2:1 आ रहा है और यहाँ भी 2:1 आ रहा है। तो आप चेक कर रहे हैं कि अगर मैं कहता हूं कि आपका एक टर्म है, देखिए ABCD एक आपका क्वाड्रेटर है और दूसरा क्वाड्रेटर है PQRS। मैं कह रहा हूं कि आपका ABCD इज सिमिलर टू PQRS। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस। दूसरा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी डी अपॉन आर एस इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। ये CPU। कहने का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ का फर्स्ट तो यहाँ का भी फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा केस यहाँ का सेकंड तो यहाँ का भी सेकंड, यहाँ का थर्ड तो यहाँ का भी थर्ड, यहाँ का फोर्थ तो यहाँ का भी फोर्थ। यानी करस्पॉन्डिंग पहचानना हमें आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। साइड मैंने आपको शुरू में बताया था, साइड के लिए हम कितने पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, ए से लेके बी तक। तो ये ए से लेके बी तक अगर यहाँ आ रहा तो यहाँ पी से लेके क्यू तक। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू बोला, दूसरे केस के लिए क्या बोला, बी सी अपॉन क्यू आर, और तीसरे केस के लिए आपसे बोला गया सी डी अपॉन आर एस, और चौथे केस के लिए आपसे बोला ए डी अपॉन पी एस। आप समझ पा रहे हैं कि लाइन जो है करस्पॉन्डिंग की बात हो रही है, ठीक। तो अब कुल मिला के ये जो स्टेटमेंट है ये कैसे बन के आता है, ध्यान से देखिएगा। पहली चीज कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स must be पहला स्टेटमेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी। दूसरा रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स must be, ratio of corresponding sides must be equal। यानी रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। या सीधे सीधे कहो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक हो गया। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स किसमें होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, इस तरह की सिचुएशन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इस तरह की सिचुएशन है। आप लोग समझ रहे हैं कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जिनका रेशियो क्या आता है, सेम आता है। या आप सीधे बोले कि रेशियो सेम होना चाहिए। अगर रेशियो सेम होना चाहिए, अगर हम बात नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, ठीक है। समझ गए होंगे इतना, ठीक। तो ये था आपका सिमिलैरिटी ऑफ टू पॉलीगन्स, यानी कि ये किस पर बात हुई, आपका सिमिलैरिटी ऑफ टू पॉलीगन्स पर बात हुई है। अब बात कर रहे हैं हम सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, जो कि यहाँ हमने पढ़ना है, ठीक। अभी तक की जो भी बात हुई ये सिमिलैरिटी पर थी, कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड था, कुछ पॉलीगन से रिलेटेड था। पॉलीगन का मतलब भी आपका कहीं ना कहीं शामिल होता है ट्रायंगल पर। तो आप लोगों को मैंने कहा कि पॉलीगन, ट्रायंगल भी क्या है, एक पॉलीगन है, तो इसका मतलब यही प्रॉपर्टी किसके लिए भी अप्लाई होने वाली है, ट्रायंगल के लिए भी अप्लाई होने वाली है। यानी कि दो ट्रायंगल्स, अगर मैं किन्हीं दो ट्रायंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर, इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कहता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो ये है मीनिंग, कब, जब आपका ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये जो चीज दिखाई दे रही है आपको, ये सिमिलैरिटी का साइन है। जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी का भी हुआ करता था कुछ इस प्रकार का, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो वही चीज यहाँ पे सिमिलैरिटी के लिए थोड़ा चेंजेस है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, यानी ओवरऑल 6 है, आप इनको गिन सकते हैं 1 2 3 की तरह, ठीक। तो ये 6 स्टेटमेंट्स, यानी कि आपका वैसे तो 2 ही हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, या सीधे सीधे वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो शायद कुछ हद तक या आपका कंप्लीटली जो सिमिलैरिटी का आपका टर्म है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं
इसी पे बेस्ड एक थ्योरम पर, देखिए थ्योरम तो सिमिलैरिटी से रिलेटेड आएंगी, लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले किस पर, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर, और उसी का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। और ये जो थ्योरम है यहाँ पे बुक में किससे है, थ्योरम 6.1 से, ठीक। तो थ्योरम 6.1 की बात करने वाले हैं आगे, तो यहाँ तक कहानी आपको समझ आ रही होगी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं आपका थ्योरम 6.1 की तरफ। तो देखिए है क्या थ्योरम की बात करते हैं, स्टेटमेंट आपको कुछ इस प्रकार है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। तो इसका नाम बीपीटी, थेल्स थ्योरम और थ्योरम 6.1 तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आप क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी एक साइड के पैरेलल, और वो लाइन जो है कट करे बाकी दो साइड्स को। तो जो दो साइड्स कट हो रही है ना बाकी, ये देखिए ये आपका ये लाइन जो है पैरेलल है इसके, यानी इसका नाम अगर मैं बोलता हूँ ए बी सी और ये ई और एफ मान लिया इसको, तो हो क्या रहा है, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये दिया हुआ है, ठीक। हमें शो क्या करना है, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ऐसा कुछ शो करना है। तो ध्यान से देखो स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है एबीसी, और कहता है कि आपका इस एबीसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर मैं किसी एक साइड एक लाइन को ड्रॉ करता हूं बाकी दो साइड्स को कट करते हुए, तो बाकी जो दो साइड्स को कट कर रहा है वो आपका सेम रेशियो में होना चाहिए। सेम रेशियो का मतलब यहां से क्या है, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी से, ठीक। ये हमें शो करना है। और गिवन क्या क्या है कि आपका ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी आपका गिवन है, और टर्म्स ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट में ये आपका कंडीशन आएगी, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो इसमें हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं, उससे पहले इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है। तो जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहला जो कंस्ट्रक्शन है वो मैं ज्वाइन करने वाला हूँ बी एफ और ई सी को ज्वाइन करने वाला हूँ। दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है, मैं ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूँ ए सी के लिए। तो ये ई से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनाएगा, यहाँ पे आपका कितने डिग्री का एंगल, 90। सेम केस एफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला है, तो ये भी कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। आप समझ चुके होंगे। इसका नाम सपोज करो मैं एम देता हूँ, इसका नाम आपका एन देता हूँ, ठीक। तो ये कंस्ट्रक्शन जरूरी है, अभी बता रहा हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया हमने, ये कंस्ट्रक्शन ठीक क्यों जरूरी है, इस पर बात करेंगे। अब ये स्टेटमेंट, तो देखो थेल्स थ्योरम कैसे भी आ सकती है, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। तो स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम में क्या आएगा कि इसका स्टेटमेंट लिखना होगा हमें, ये सारा का सारा स्टेटमेंट याद हो जाएगा आप जैसे थ्योरम करेंगे, और उसका प्रूफ करना होगा हमें, ठीक। तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि ट्रायंगल हमारे पास, ठीक है, तो ये ट्रायंगल चलो इससे नॉर्मली बनाएं। तो एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो इस ट्रायंगल ABC में करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको पैरेलल टू BC, ठीक। ये लाइन पैरेलल टू BC है और इसका नाम E और ये F, ठीक। और यहाँ से कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करने वाला हूँ, मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। और एक और चीज, एक और काम करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ, और इसका नाम होगा N और इसका नाम होगा N, ठीक। इतना क्लियर हो गया होगा। ये कंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले से बता दिया था कि क्या करना है, ठीक। तो स्टेटमेंट, तो देखो स्टार्ट कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में, गिवन दैट, गिवन क्या है, देखिए given that EF is parallel to BC, EF is parallel to BC, सिर्फ इतना दिया हुआ है, ठीक। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट
ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, हमें ये प्रूव करना है। ठीक, और यहाँ जो कंस्ट्रक्शन की बात मैंने आपसे करी थी, तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले जॉइन बी एफ एंड ई सी एंड एफ एम is perpendicular to AB, comma EM is perpendicular to AC। ये सारा कंस्ट्रक्शन, ठीक। इतना होने के बाद ये फ्रेम है आपका, किस तरह से काम करेंगे। अब आते हैं प्रूफ पर, तो प्रूफ कैसे करना है उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में सबसे पहले देखिए, पहला जो काम है, ये जो ए ई एफ आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल का एरिया नॉर्मली क्या होता है, हीरोज फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा है, बेसिक जो फॉर्मूला है इसका वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं बात करने वाला हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ की, तो होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला तो ये है, ठीक। अब हमें करना क्या है, हाफ ऐसे छोड़ा हमने, बेस पर फोकस करो, बेस क्या है इसका। देखो अगर मैं बेस ए ई लेता हूं, तो देखो क्योंकि मैं बेस ए ई और बेस ए एफ की ही बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उनके करस्पॉन्डिंग हाइट पता है। देखो हाइट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, यानी कि ये जो हाइट, अगर मैं बेस ए ई लेता हूं तो हाइट कौन होगी, एफ एम होगी। अगर बेस में ए एफ लेता हूं तो हाइट कौन होगी, ई एन होगी। ये चीज समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या कहा, आपका बेस में इस बार ले रहा हूं ए ई ले रहा हूं, तो हाइट कौन होगी, एफ एम होगी, ठीक। तो बेस हमने लिया ए ई, तो हाइट क्या ले ली उसके करस्पॉन्डिंग, एफ एम ले ली, इसको आपने इक्वेशन 1 में, ठीक। तो देखो हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक टर्म आपको मैं बताने जा रहा हूं इस पर, वो टर्म क्या है, देखो जो एल्टीट्यूड है या जो परपेंडिकुलर है वो ट्रायंगल से बाहर भी एग्जिस्ट करता है। बेसिकली होता क्या है, जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो कभी कभी तो आपका ट्रायंगल के अंदर ही लाई कर रहा है, लेकिन कभी कभी मुझे अगर सपोज करो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये चीज आपका कहीं ना कहीं ट्रायंगल से बाहर लाई करेगी। लेकिन ये भी क्या है, अगर मैं बेस इसे लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये उसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर इतना, तो ये उसके लिए क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करूंगा, तो बेस इसे ले लूंगा और हाइट आपका ये ले लेंगे। हाइट आपका आउटसाइड आए या इनसाइड आए ट्रायंगल के, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें डिपेंड करता है कि बेस किसे ले रहे हैं। अगर बेस इसे लेते तो हाइट कहीं यहाँ से ले रहा होता, ठीक। तो बस इतना समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टर्म जो है आने वाला है यहाँ पे, आप देखिए। दूसरा, अब मैं बात करने वाला हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ किस ट्रायंगल की बात हो रही है, देखो ए ई आ चुका है, अब मैं बात करूंगा ई बी वाले ट्रायंगल में, यानी कि कहीं से बेस जो है इस बार में क्या लेने वाला हूँ, ई बी लेने वाला हूँ। तो अगर बेस ई बी लूंगा तो आपको गौर से दिखाई दे रहा होगा ये हाइट का काम करेगी, इसका कौन, एफ एम इसके हाइट का काम करने वाला है। कब, जब मैं ई बी एफ की बात करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी एफ इक्वल टू हाफ, बेस इस बार ले रहा हूँ मैं ई बी ले रहा हूँ, तो हाइट इसकी एफ एम होने वाली है। वो क्यों हो रही है, एक बार फिर से गौर करो। देखो मैंने वो सिचुएशन आपको इसी वजह से बताई, ट्रायंगल तो एक्चुअल में ए बी एफ है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ से जब मैं हाइट ड्रॉ करूंगा तो अंदर इनसाइड ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ इशारा कर रहा है। तो मुझे 90 डिग्री चाहिए होता है हाइट के लिए, तो आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये हाइट कौन बन गई, एफ एम बन चुकी है इस ट्रायंगल के लिए ही, ठीक। तो ये आपका आ गया इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को डिवाइड करने जा रहे हैं इक्वेशन 2 से, तो यहाँ क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी एफ, ये आ गया, ठीक। इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए हाफ से हाफ कट रहा है, एफ एम से एफ एम कट रहा है, तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ ए ई अपॉन क्या बचेगा, ई बी बचेगा। आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक है।
तो इतना होने के बाद इसको सेव करो, फिर बात करते हैं। ये इक्वेशन 3 होगी, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे पोर्शन की वापस से। तो देखो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF निकालने जा रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है, हाफ इंटू बेस। अगर मैं बेस इसे ले रहा हूं इस बार, देखिए बेस अगर मैं इसको AF को लेता हूं तो करस्पॉन्डिंग हाइट कौन होगी, EN होगी। आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो बेस अगर मैं AF लेता हूं तो करस्पॉन्डिंग हाइट EN होगी। तो ये इक्वेशन कितना हो गया, 4 हो चुका है, ठीक। नाउ इक्वेशन 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो इक्वेशन 5 क्या है, इक्वेशन 5 के लिए क्या लिखा, AF का जिक्र हो चुका है। अब बात करनी सिर्फ FC की। तो FC के लिए हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है FC इस ट्रायंगल के लिए आ रहा है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको FCE की तरफ आता है, ठीक है। तो FCE लूंगा तो उसके लिए हाइट कौन होगी, इस बार अगर FCE ले लिया तो हाइट कौन होगी, इस बार EN होगी। आप लोग समझ सकते हैं, जस्ट इससे पहले वाले केस में जैसे हमने किया था वही काम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल FCE इक्वल टू हाफ, बेस हो गया हमारा इस बार FC, तो हाइट क्या हो जाएगी इस बार EN होगी। ये आप लोग समझ गए होंगे, ये इक्वेशन 5 हो गई है। अब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक। नाउ इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करता हूँ तो यहाँ क्या बचता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FCE इक्वल टू, यहाँ भी हाफ से हाफ कट रहा है, AF और FC बच जाएगा, बाकी EN से EN कट रहा है, तो ये बच गया आपका AN अपॉन FC। तो ये आपकी सिचुएशन नंबर 2 आ गई है। बस हम लगभग आंसर के करीब पहुंच चुके हैं, ठीक। आप लोगों को थोड़ा सा दिखना शुरू हो गया होगा कि आंसर क्या आना है, ठीक। इक्वेशन नंबर 6 हो चुका है, ठीक है। अब मैं एक बार वापस उस इक्वेशन को लिखा, इक्वेशन नंबर 5 को, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे। तो देखिए वो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF नहीं, AEF है, AEF, ठीक। AEF एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा केस था वहां पे आपका कितना, EBF, कुछ ऐसी सिचुएशन, ठीक है। EBF चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए ये है सिचुएशन EBF और AEF, ठीक। इक्वल टू कितना हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो थी हमारी वो कितनी है, AE अपॉन EB था इस सिचुएशन में आपका, AE अपॉन EB, ठीक। इतना होने के बाद ये इक्वेशन थी आपका थर्ड इक्वेशन। तो अब इन दोनों को फोकस करो जरा, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 3 पर, ठीक। अगर आप देखेंगे राइट साइड अगर इक्वेट कर दिया जाए तो दोनों का आंसर आ चुका है, लगभग क्या कंप्लीटली आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसमें ऊपर तो दोनों में सेम है, देखो AEF और AEF दोनों में सेम है, लेकिन अपॉन वाला पार्ट अगर गलती से सेम हो जाता तो हमारा काम हो जाता, ठीक। अब देखिए अपॉन वाला पार्ट कैसे इक्वल करना है, गौर से देखेंगे। यहाँ हमने कहा था कि ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है कि नहीं, ये लाइन और ये लाइन जो है पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी क्लास में, 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि थ्योरम था आपका कि अगर दो पैरेलल के बीच ट्रायंगल लाई कर रहे हैं और दोनों का बेस सेम है तो उनका एरिया भी सेम होता है, ऐसी थ्योरम। अब ये क्यों होता है, देखिए बेस सेम है, अगर सपोज करो बेस AB है तो दोनों के लिए बेस AB हो गया। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हाइट जो है दो पैरेलल के बीच अगर ये हाइट है तो हर जगह ये हाइट सेम होगी, यानी h अगर हाइट है तो दोनों का एरिया क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। यानी कंडीशन क्या है कि बेस सेम होना चाहिए और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच लाई करनी चाहिए। पहली कंडीशन बेस सेम होना चाहिए
और दोनों आपका सेम पैरेलल्स के बीच लाई करनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो सेम होगा। ठीक, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, देखो ध्यान से देखना, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, इन दोनों का बेस आपका सेम है। देखिए ये बेस है और ये सेम पैरेलल्स के बीच भी लाई कर रहे हैं, ये और ये पैरेलल है। ठीक, तो इसका मतलब इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, और इन दोनों का एरिया इक्वल होते ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, यानी सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक, तो देखिए हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली चीजें तो सेम है, ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, तो ये लेफ्ट वाला जो पोर्शन होगा ये दोनों का क्या आ जाएगा, इक्वल आ चुका होगा। और ये लेफ्ट वाला पोर्शन अगर इक्वल आ गया होगा तो हम कहेंगे कि RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो अब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप लोग देखिए स्टेटमेंट किस तरह से हमें काम करना है दूसरे स्टेटमेंट। तो अब यहां से बोल रहे हैं कि आपका सिंस ट्रायंगल EBF and triangle FCE lies in same base और बेस कौन है इस बार इनका, EF है, lies in same base EF and between same parallels EF and BC, यानी ये किन के बीच, EF और BC जो सेम पैरेलल्स हैं उनके बीच लाई कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का एरिया जो है वो सेम होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FCE, यानी ये दोनों आपस में क्या गए, इक्वल आ गए। अगर ये दोनों आपस में अगर इक्वल आ चुके हैं तो इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FCE, which implies AE upon EB is equal to AF upon FC, hence proved। और यही हमारी तो थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। बस थोड़ा समझने समझाने में थोड़ा समय लगा, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरम बिल्कुल छोटी सी है कि आपको किस तरह से हमें काम करना है ये बता दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बाद आपने इसका एक फॉर्म तैयार करना है कि गिवन दैट टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। ठीक, इतना होने के बाद आपका फिगर ये होगा और फिगर यही रहेगा लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें हैं कुछ, ये आपका पहली जो कंडीशन है कि हमने दो चीज़ों को कंपेयर किया, डिवाइड किया, ऐसी दूसरे केस में भी चीज़ें डिवाइड की। अब उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद आपको बस थोड़ा सा जो चीज़ें थी वो डिवाइड करनी है कि क्या स्टेटमेंट था कि दो पैरेलल के बीच और सेम बेस में अगर ट्रायंगल है तो इसका मतलब दोनों का एरिया सेम होगा। बस उतनी सी थ्योरम लगाने के बाद हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, तो ये आंसर है। तो अब कल बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करेंगे इससे आगे की कहानी, यानी सिमिलैरिटी की कुछ थ्योरम्स हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन आज आपका इतना आज के लिए काफ़ी है, तो इसको आप रिवाइज करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे।